फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद्यापीठ। हम लोग एफएओ, डीएसओ और 71st इंटरव्यू को लेकर के बात करेंगे। खास करके जो उनके सिलेबस के मामले हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और कमेंट बॉक्स में, उसे अवश्य ज्वाइन करें। वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। तो देखिए, जो बच्चे अभी डीएसओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उनको इकोनॉमिक्स का एक पूरा होल एंड सोल टॉपिक को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन था कि एक सर कंप्लीट अगर सिलेबस मिल जाता जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स के सारी बातों को, और उसमें भी इंडिया बिहार के इकोनॉमी को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाते, और वो सिलेबस एमए लेवल का होना चाहिए था। तो मैंने ये पूरा कंप्लीट क्रिएट किया है इसको। इसमें आपके टोटल 24 यूनिट में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है। अगर आप इस 24 यूनिट में पूरा कंप्लीट इस चीज़ का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इससे बाहर कहीं भी आपको इकोनॉमिक्स का सवाल डीएसओ के इंटरव्यू में या एफएओ के इंटरव्यू में नहीं जाने वाला है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो करंट की बातें हैं, जैसे इंडिया का बजट, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इंडिया का, उससे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, और हर चैप्टर में देखेंगे तो चाहे वो पॉवर्टी का चैप्टर हो, अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर हो या डेवलपमेंट का चैप्टर हो, उसमें इंडिया के साथ साथ बिहार का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, उसके भी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। और जो अभी हमारा हाल ही का ही आंकड़ा आया है NHFS 6 का आंकड़ा, इंडिया और बिहार दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और सारे तरीके के थ्योरीज जो पूछे जाते हैं आपसे, वो भी हैं। सारे इकोनॉमिस्ट के नाम वगैरह भी जो पूछे जा सकते हैं वो अवेलेबल है इसमें। जैसे हम लोग क्लासिकल थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं, एडम स्मिथ साहब का या रिकार्डो साहब का या माल्थुस साहब का, तो वो सारा इसमें हमने दे दिया है। हेराल्ड डोमर मॉडल है, तो उसका क्या है। उसी तरीके से जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि NHFS का जो फ्रेमवर्क है उसका जो भी करस्टेक्टिव्स है, उसके बाद फिर जो न्यूट्रिशन का लेकर के इंडिया के पर्सपेक्टिव से और बिहार के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है, स्टंटिंग का क्या स्थिति है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिहार के पर्सपेक्टिव से, वेस्टिंग, अंडरवेट, एनीमिया, डाइट रिलेटेड इंडिकेटर्स जो हैं, उसी तरीके से हर आप देखेंगे, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, सारे सिलेबस को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। हम लोग देखिए, अगर जनरल बातें करें तो हम लोग पढ़ते हैं पूरे इकोनॉमिक्स को, तो उसमें सारे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ गुड्स हो गया, शिफ्टमेंट डिमांड कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन थ्योरी जो ICOR है उसको भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ फर्म पढ़ते हैं, उसके बाद गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इन्फीरियर गुड्स हो, गिफिन गुड्स हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, तो सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। चाहे लॉ ऑफ डिमांड की बात हो, यूटिलिटी की बात जब हम लोग पढ़ते हैं, मार्जिन रेट की बात को पढ़ते हैं, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कस्टमर की बात जब हम करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो सारे चीज़ों को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब हम लोग उसका कर्व क्रिएट करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड क्या है। फिर उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, तो उसमें भी पढ़ते हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमी की बात हो चाहे मैक्रो इकोनॉमी की बात हो, दोनों सेक्शन में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नेशनल अकाउंटिंग और इनकम में, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जो जॉन मेनार्ड केन्स हैं वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके एक किताब थी उनकी मैक्रो इकोनॉमिक को लेकर के, और वो फादर कहे भी जाते हैं। 1929 में जो रिसेशन आया था अमेरिका में, उसके बाद जो उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दी थी, काफ़ी प्रचलित हुए थे और काफ़ी रिलेवेंट इकोनॉमिस्ट है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत रिलेवेंट बातें करते हैं वो। तो इस तरीके से उसके बाद हम लोग सारे कैपिटल्स के बारे में पढ़ते ही हैं। जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो फाइनल गुड्स की बात हो, इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो, चाहे वो जितने भी फिजिकल कैपिटल की बात हो। आप जानते हैं फिजिकल कैपिटल भी दो तरीके का होता है, फिक्स कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। हम लोग इंटेंजिबल कैपिटल की भी बात करते हैं, और आज के समय में इंटेंजिबल कैपिटल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग डिप्रिसिएशन में नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। जैसे देखिए कि इंडिया बहुत बड़ी सेविंग इकोनॉमी है, और इतने बड़ी सेविंग इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया का प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि हम जो मशीन लगाते हैं, हमारा जो मशीन में लगाने का कॉस्ट आता है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और उससे जो प्रोडक्शन आउटपुट आता है वो बहुत कम आता है। समझिए कि मान लीजिए कि कोई अमेरिका का एक बिस्लरी का प्लांट है, और इंडिया में मान लीजिए एक सुधा पानी का प्लांट लगा हुआ है। तो अमेरिका का बिस्लरी प्लांट का लगाने का खर्च मान लीजिए 1 लाख रुपया है, और बिहार वाले का भी या भारत वाले का भी सुधा का प्लांट लगाने का खर्च मान लीजिए 1 लाख रुपये ही है।
तो अमेरिका वाला जो प्लांट है उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई है। वो प्लांट अगर एक दिन में 500 बोतल तैयार करके देता है बिस्लरी पानी का 1 लीटर वाला, तो इंडिया वाला प्लांट पता चलेगा कि 300 बोतल ही तैयार कर पा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्लांट में मशीनरी लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का, सुपर टेक्नोलॉजी का नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है कम हो जा रहा है। और फिर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जबकि नेक्स्ट एक यूनिट पैदा करने के लिए अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस प्लांट में, तो उसका भी आउटपुट रेशियो खराब है। तो हमारा इकोनॉमी इतना सेविंग इकोनॉमी है, बैंकों के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छा होने के कारण, नहीं होने के कारण, या कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई होने के कारण हमारा क्या है, प्रोडक्शन बहुत ख़राब है। हम लोग पढ़ते हैं इसको, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते ही हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी कैसे काम करता है, वो सारा हम लोग बना करके उसको पूरा समझते हैं कि कैसे सर्कुलर फ्लो चल रहा है, नहीं चल रहा है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात कर लें तो उसमें सारा चीज़ जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी है, या जीडीपी वर्सेस नेशनल इनकम की बात करते हैं, या फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, मार्केट प्राइस की बात करते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, या जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग मनी एंड बैंकिंग में भी आते हैं तो मनी एंड बैंकिंग में भी बहुत चीज़ों को पढ़ते हैं हम लोग, कि करेंसी क्या है, फियाट मनी क्या है, लीगल टेंडर क्या है, करेंसी का यूज क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, टर्सरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है। कोई कमेंट करके बताएंगे कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है और सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? कोई बताइए कमेंट करके, काफ़ी अच्छा लगेगा हमको भी सुन के, देख के हम पढ़ेंगे जरूर आपके कमेंट को। वाटर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी जो आया है उसके बारे में, और साथ के साथ करंट अफेयर जो दिनेश शर्मा कमेटी बनाई गई थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसमें क्या बातें की गई, चाहे वो चेक ट्रांकेशन सिस्टम की बात हो, या फिर एनपीसीआई के जो बहुत सारे वर्क्स हैं, या फिर हम लोग जो एनएफएस है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में जब पढ़ते हैं, एटीएम्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना बैंक लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम। तो बताइए कि बैंक लेवल एटीएम को ऑन कौन करता है और उसको फिर ऑपरेट कौन करता है, और वाइट लेवल एटीएम को कौन ऑन करता है, कौन ऑपरेट करता है। फिर हम लोग, ये तो बहुत आसान सी बातें होंगी। फिर हम लोग मनी को डिपॉजिट जब बैंक में करते हैं तो वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने एडवांस लेवल की बातें इसमें दे रखा है, पूरे आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ मिल जाएगा। उसी तरीके से ये 71st बीपीएससी इंटरव्यू के बच्चों के लिए और अफेओ के बच्चों के लिए ये सारा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, जो बिहार में ज्योग्राफी को लेकर के भी कुछ बातें आती हैं। तो बिहार में जो बाढ़ आ रहा है या सुखाड़ आ रहा है, जो भी ज्योग्राफिकल समस्याएं हैं बिहार में, उसको लेकर के पूरा हर एक सब्जेक्ट का ये सारा नोट्स मटेरियल अवेलेबल ही है। आप जानते ही हैं कि जितनी भी हॉबी है उसका भी सारा पीडीएफ अवेलेबल है। ये सारा न्यूज़पेपर का कटिंग आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, ताकि आप आसानी से बैठ के अपना पढ़ाई कर सकें चीज़ों को लेकर के। ये आपका बैच है, ये 71st इंटरव्यू का बैच है, जो मात्र 1999 रुपये में अवेलेबल है। लेकिन मैं एक कोड बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो उससे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ के साथ आपका ये डीएसओ का इंटरव्यू का बैच अवेलेबल है, जिसका प्राइस मात्र 1399 रुपये है, और इसमें भी कोड लगाएंगे तो उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के अवश्य ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे ये नंबर भी दिया गया है, आपको देख सकते हैं, ये 9430840665 ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे हॉबी के रिलेटेड चीज़ों को यहाँ दे दिया गया है। ये क्रिकेट हॉबी से है कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, और आजकल तो वुमेन आईपीएल की भी बहुत चर्चा होती है, और वुमेन आईपीएल को भी बहुत व्यूअरशिप मिल रहा है। तो किस तरीके से क्रिकेटिंग के पीछे इंडिया बहुत दीवाने हैं, और सारे गेम्स का क्या हो रहा है। अभी बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद इंडिया भी चाह रहा है कि ओलंपिक हम होस्ट करें। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपसे हॉबी से लेकर के पूछे जा सकते हैं, वो आपका अवेलेबल करवाया गया है। अभी केस स्टडी को लेकर के बात हुई थी तो भगदड़ मच गई थी। आप जानते हैं अशोक धाम टेम्पल, जो हमारा भगवान शिव का टेम्पल है लखीसराय में, वहाँ काफ़ी दुर्घटना भी घटी, कई लोगों का दुखद निधन भी हो गया। उस चीज़ को लेकर के भीड़ में कैसे आप कार्रवाई करेंगे, उसका जो केस स्टडी का पूरा है, जो सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कई बार बोल देते हैं, तो उसकी भी क्लासेस करवाई जा रही हैं। तो सारे जो बिहार से संबंधित समस्या हैं उसको लेकर के आपके हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो आपके सिनॉप्सिस हैं, नोट्स हैं, वो सारे मिल ही रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। सारे पीडीएफ आपके पेड ग्रुप में अवेलेबल हैं, मन से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 72 का भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। अगस्त के लास्ट में आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर 72 और अफेओ के बच्चे भी इंटरव्यू के लिए ज़ोर शोर से लग जाएंगे, और लग नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे
क्लासेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी तो आप पीछे धीरे धीरे छूटते जाएंगे। इसलिए अभी से आप तैयारी करेंगे तभी इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।